नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है सुनील रियार और आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.1 के बारे में। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन है हम पहले पढ़ चुके हैं। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे उन सबको हमने पुरानी एक्सरसाइज में कवर कर लिया है। अब हमको यहाँ पे एक चीज़ नहीं जाननी है, वो है ग्राफिकल मेथड। वैसे तो आपने क्लास 9th में सीखी है ये, लेकिन यहाँ पर हम एक बार और करेंगे इसको, जिससे आपका ग्राफिकल मेथड का जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने के मेथड हम आगे पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को करने की अलग अलग मेथड है हमारे सिलेबस के अंदर, लेकिन यहाँ पर हमको ग्राफिकल मेथड का यूज़ करना है, तो हम उस मेथड से करेंगे इस क्वेश्चन को। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमको कुछ चीज़ें माननी पड़ेगी। मानने से मतलब क्या है, आपको यहाँ पे दो वेरिएबल्स दिए हैं, मतलब दो टाइप के वेरिएबल्स, मतलब दो लोग दिए हैं आपको, बॉयज़ और गर्ल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमको जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से हमको मानना पड़ेगा। आपके पास यहाँ पर 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। तो क्लास 10th के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, तो आप देखिए यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं, है ना। हमको इन्फॉर्मेशन जो गिवन है उसके बेस पर हम काम करेंगे। यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स कितने, तो 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें बॉयज़ भी है और गर्ल्स भी है। तो दोनों को मिलाकर कितना हो गए, 10 हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखना स्टेप बाय स्टेप हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, ये हमको नहीं पता, तो हम मान लेंगे इसको। तो मानने का भी एक तरीका होता है, हम माने कैसे। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि मेरी एज आपकी एज से 10 साल ज़्यादा है, तो मेरी एज को अगर आपको पता लगाना है तो आपको अपनी एज पता होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी एज 15 ईयर्स है, आप क्लास 10th में हैं, आपकी एज या तो 15 होगी या 16 होगी, है ना। तो 15 ईयर अगर आपकी एज है तो आप उसमें 10 ऐड कर लोगे तो आप मेरी एज निकाल पाओगे। ठीक है, तो आपको मेरी एज पता करने के लिए आपकी एज पता होनी चाहिए। यहीं पे क्वेश्चन में भी ऐसे कुछ दिया हुआ है, बोला है द 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz if the number of girls is 4 more than number of boys। तो यहाँ पे जो गर्ल्स का नंबर है वो बॉयज़ के नंबर से 4 मोर है। इसका मतलब हमको अगर बॉयज़ का नंबर पता हो तो हम उसके अंदर 4 ऐड कर दे तो गर्ल्स का नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम जो भी मानेंगे पहले बॉयज़ के नंबर को मानेंगे। तो मैं यहाँ पर देखिएगा आप सॉल्यूशन में, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ the number of boys be X and girls is Y। मैंने दोनों को, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया कि जितने भी बॉयज़ हैं हमारे पास उनका नंबर कितना है, X है, और जितनी भी गर्ल्स हैं हमारे पास उनका नंबर कितना है, Y। बॉयज़ को पहले क्यों माना मैंने, क्योंकि गर्ल्स जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है, बॉयज़ पर डिपेंड कर रही है। जैसे बॉयज़ का नंबर पता चलेगा उसमें 4 ऐड कर देंगे तो गर्ल्स का नंबर पता चल जाएगा हमको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि मेरी एज आपकी एज से 10 ईयर मोर है, 10 ईयर मोर है, तो आपकी एज पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बताया था मैंने भी आपको। तो इस क्वेश्चन को करें कैसे, इसके लिए हम इक्वेशन बनाए कैसे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे आपकी एज और मेरी एज में डिफरेंस कितना आ रहा है, मैंने बोला कि मेरी एज आपसे 10 साल ज़्यादा है। तो अगर आपकी एज में अगर मैं 10 प्लस कर दूं तो क्या आपकी और मेरी एज इक्वल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ है, नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो नंबर ऑफ गर्ल्स से 4 लेस है, या फिर यूँ बोले हम कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 मोर है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है यहाँ पे बताइए मुझे आप। अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने माना है Y, नंबर ऑफ बॉयज़ को मैंने माना है X। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 मोर है। तो अगर मैं नंबर ऑफ बॉयज़ के अंदर 4 ऐड कर दूंगा तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे।
ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि आपकी एज में अगर 10 प्लस कर देंगे तो आप और मैं दोनों इक्वल एज के हो जाएंगे। वैसे यहाँ पे है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो थी वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 मोर थी, तो नंबर ऑफ बॉयज के अंदर मैंने 4 ऐड कर दिया, तो दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये हमारी एक इक्वेशन बन के आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, एक इन्फॉर्मेशन हमारी ये बनकर आ गई, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक और इन्फॉर्मेशन उसने ऊपर पहले से दी हुई है, पहले से गिवन है। अगर आप ध्यान से देखो तो पहले से उसने बताया आपको कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 10 स्टूडेंट्स है। तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स दोनों मिलाकर 10 है। तो अगर मैं नंबर ऑफ बॉयज मतलब x और नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब y दोनों को ऐड कर देता हूं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 10 आ जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन हमको यहां से मिल गई। आप अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे कि दोनों इक्वेशन आपस में लीनियर है, मतलब जो भी यहाँ पे वेरिएबल है उनकी पावर में कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, मतलब ये दोनों इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई स्टूडेंट्स, 2 हो गई। मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूँ। मॉडिफाई करने का मतलब क्या है, तो जब भी हम ग्राफिकल मेथड करते हैं स्टूडेंट्स, तो ग्राफिकल मेथड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो y है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखिए और जो भी x वाले पोर्शन है और नंबर वाले पोर्शन है उसको आप राइट हैंड साइड में ले जाइए। तो मैं यहाँ पे y को यहीं पर रहने देता हूँ और x को वहाँ पे ले जाता हूँ। तो y इक्वल टू 10 माइनस x आपके पास में दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। तो आपके पास 2 इक्वेशन आ चुकी है। अब इन 2 इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सोल्व करके मैं आपको इसका आंसर ला के बताऊंगा कि नंबर ऑफ बॉयज कितने और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। तो 2 इक्वेशन हमारे पास हो गई है, इक्वेशन नंबर 1 ये, इक्वेशन नंबर 2 ये। आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, तो मैं इनको लाइन से डिनोट करूंगा, लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा। इसको मैंने L1 बोल दिया, मतलब इससे जो भी लाइन बनेगी उसका नाम L1 और इससे जो भी लाइन बनेगी उसका नाम L2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए ग्राफ कैसे बनता है। थोड़ा सा लेंदी जाएगा ये क्वेश्चन, तो मुझे 2 बार में करना पड़ेगा, एक बार में मुझे नहीं लग रहा है कि बोर्ड पे पॉसिबल हो पाएगा ये। तो देखिएगा 1 बाय 1। मैं पहले इस इक्वेशन को लूँगा और इससे 2 सॉल्यूशन निकालूंगा। सॉल्यूशन आपको अच्छे तरीके से पता होंगे, x और y की वो वैल्यू जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होती है। तो मुझे हर इक्वेशन के मिनिमम 2 सॉल्यूशन चाहिए लाइन बनाने के लिए। ठीक है, 2 सॉल्यूशन मतलब 2 पॉइंट, एक लाइन या फिर लाइन सेगमेंट को बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं हमको। तो 2 पॉइंट मैं लाऊंगा, तो एक एक करके दोनों से लाऊंगा, पहले इससे लाऊंगा फिर इससे लाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिएगा आप ध्यान से क्या होने वाला है। अगर मैं बात करूं L1 के बारे में, मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट के बारे में, तो देखना आप फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन को ले रहा हूं तो मैं आपको सॉल्यूशन निकालने का सबसे अच्छा तरीका बताता हूं। आप पहले एक बार x को 0 रखिए तो y की कुछ वैल्यू आएगी, फिर आप y को 0 रखिए तो x की कुछ वैल्यू आएगी। मैं आपको ऐसा करने की क्यों बोल रहा हूं, तो आप जब देखोगे आगे चल के तो आपको समझ में आएगा मैंने ऐसा क्यों बोला था। तो मैं यहाँ पे फ्रॉम 1 का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, 1 इक्वेशन मैंने ले ली है यहाँ पर, y इक्वल टू x प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको एक बार फिर से नाम दे देता हूं, 1 है ये। ठीक है, फ्रॉम 1 का यूज कर रहे हैं हम, ये इक्वेशन नंबर 1 है। मैं आपसे बोल रहा हूं x की प्लेस पे आप 0 पुट कीजिए, है ना। तो x इक्वल टू 0 है ना, एट x इक्वल टू 0, या फिर यूं बोल सकते हो आप x इक्वल टू 0 इन 1। मैं 1 में x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं। देखिएगा ध्यान से क्या मिलने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रही आपके पास इक्वेशन नंबर 1, मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, तो y इक्वल टू मिलेगा आपको 0 प्लस 4, मतलब y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। तो x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू क्या मिली स्टूडेंट्स, 1 मिली। x की वैल्यू आपने क्या पुट करी, 0 पुट करी, तो y की वैल्यू आपको क्या मिली, 1 नहीं सॉरी 4 मिली। तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 0,4। मैं इसको साइड में लिख देता हूँ, 0,4, ये हमारा एक सॉल्यूशन आया। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं इक्वेशन नंबर 1 में y को 0 पुट करूंगा और x की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी हमको। देखिएगा आप ध्यान से, नाउ y इक्वल टू 0 इन 1, तो ये रही आपके पास 1 सॉरी y इक्वल टू 0 पुट करा हमने तो x प्लस 4 मिला। इस 4 को हम इधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी -4। x इक्वल टू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, -4। तो आपने y की वैल्यू को 0 पुट करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, -4। तो मैं यहाँ पे सेकेंड पॉइंट लिख देता हूँ, x की वैल्यू -4 है और y की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 0 है। ओके,
तो इस तरीके से हमको जो L1 जो लाइन थी उसके हमको क्या मिल गया स्टूडेंट्स, तो L1 लाइन के मैं यहाँ पे इसके सामने बना देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप, ये हमारी L1 लाइन थी। तो L1 लाइन में x और y दो वैल्यू हमको चाहिए थी, मिल गई। x की वैल्यू आपने पहले 0 पुट करी तो y की वैल्यू आपके पास 4 आई थी, फिर आपने y की वैल्यू को 0 पुट करा तो x की वैल्यू आपके पास -4 आई थी। मतलब आपके पास L1 लाइन के 2 पॉइंट मिल चुके हैं आपको, ग्राफ बनाने के लिए सफिशिएंट है डेटा इस इक्वेशन के लिए। यही काम अब मैं किसके लिए करूँगा स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी करूँगा। ध्यान से देखिएगा आप। सिमिलरली फॉर L2, इसी काम को हम किसके लिए करेंगे, फॉर L2 मतलब आपको बताइए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो फ्रॉम 2 हम फिर से 2 को पकड़ेंगे, 2 कहाँ है आपके पास, ये रही, y इक्वल टू 10 - x, y इक्वल टू 10 - x। मैं यहाँ पर, ये इक्वेशन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ, x इक्वल टू 0 इन 2। तो जैसे आप यहाँ पे x की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो 10 - 0 मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 0 आ जाएगी। तो आपका जो L2 वाला लाइन है ना, उसके लिए भी मैं क्या कर देता हूँ, टेबल बना देता हूँ। ये रही आपकी L2 वाली लाइन, इसके लिए मैं एक टेबल बना देता हूँ। यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू आपने 0 पुट करी तो y की वैल्यू आपको 10 मिल रही है स्टूडेंट्स। मैंने गलती से वहाँ 0 लिख दिया है, मैं उसको 10 करने वाला हूँ अभी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। यही काम हम किसके लिए करेंगे, अब y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। नाउ y इक्वल टू 0 इन 2, तो ये रही आपके पास 2। यहाँ पे y की प्लेस पर अगर मैं 0 पुट करूँगा स्टूडेंट्स तो 0 इक्वल टू 10 - x, ये x यहाँ पे माइनस का इधर भेज दूँगा, प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी स्टूडेंट्स 10, ठीक है। तो आपने y की वैल्यू को 0 पुट किया स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 10, ठीक है। तो अब हमारे पास ग्राफ बनाने के लिए सफिशिएंट डेटा आ चुका है स्टूडेंट्स। L1 जो इक्वेशन है उसके लिए हमको 2 पॉइंट चाहिए थे, मतलब 2 सॉल्यूशन चाहिए थे, वो 2 सॉल्यूशन यहाँ पर आपके सामने हैं। और L2 के लिए आपको 2 सॉल्यूशन चाहिए थे, वो 2 सॉल्यूशन आपके पास यहाँ पर है। अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा स्टूडेंट्स, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, इसके बाद हम ग्राफ बनाने जाएंगे, जल्दी से नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने ग्राफ बना दिया है। मैं आपसे एक बात पहले से बोल देता हूँ कि जो ग्राफ मैंने बनाया है इनके अंदर जो डिस्टेंस होती है वो सेम होती है, और मैंने हाथों से बनाया है तो ऑब्वियसली डिस्टेंस एक्यूरेट नहीं होगी, तो ग्राफ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे, जो भी प्रोसेस मैं आपको करके बता रहा हूँ, अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो बहुत अच्छे से एक्यूरेसी के साथ बनेगा ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी L1 लाइन के बारे में, मतलब इस इक्वेशन के बारे में। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन देखिए आप। पहला सॉल्यूशन का इसका 0,4 है ना, ये आप ऐसे मत देखिएगा, आप इसको वर्टिकली देखिएगा। x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की 4 मिली है ना, तो x की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है। y की वैल्यू 4 ऊपर होती है, अगर -4 होता तो नीचे होती। तो 0,4 कहाँ मिलने वाला है आपको, तो 0,4 आपको मिलने वाला है स्टूडेंट्स यहाँ पर 0,4, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो हमने लोकेट कर दिया। इसके बाद अगला पॉइंट जो है वो -4,0, मतलब x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू -4 उधर नहीं होती, इधर होती है लेफ्ट हैंड साइड में। तो 1 2 3 4 ये -4 है और 0 यहीं पे होता है, आपको पता है। x की वैल्यू -4 और y इक्वल टू 0, तो x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। तो आप ध्यान से देखें, यहाँ पे x पे तो मैं -4 आ गया और y की वैल्यू 0, मतलब y पर कहीं जाना ही नहीं है आपको। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -4,0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मैं जैसे इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराऊंगा तो हमारे पास एक लाइन बनकर आएगी, है ना। जैसे इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूंगा हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है उसकी लाइन बन के आएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने पहले इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू 0 क्यों पुट करी और फिर y की वैल्यू 0 क्यों पुट करी, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन जो चाहिए थे वो एक्सिस पे चाहिए थे। अब देखो आप ध्यान से, एक सॉल्यूशन x एक्सिस पे मिला और एक सॉल्यूशन y एक्सिस पे मिला। ये y एक्सिस पे वाला सॉल्यूशन है और ये x एक्सिस वाला सॉल्यूशन है। अब हम इनको आराम से स्केल रख के लाइन खींच सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिएगा मैं इन दोनों को ज्वाइन कराऊंगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहली लाइन मैंने बना दी है, ये L1 लाइन है, इसकी इक्वेशन है y = x+4। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन के बारे में। x की वैल्यू आपको 0 पुट करनी है, तो y आपको क्या मिलने वाला है स्टूडेंट्स, आपको y मिलने वाला है 10। तो x की वैल्यू 0 यहाँ पर होती है और y की वैल्यू 10 यहाँ पर होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 0, 10। ओके, सेकेंड है x की वैल्यू आपको 10 पुट करनी है और y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 10 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 9 10 ये हो गया, और y मतलब 0 मतलब y पे कहीं जाना ही नहीं है आपको। तो ये जो कोऑर्डिनेट होंगे ये होंगे 10,0। अब आप ध्यान से देखिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, दोनों को मैं ज्वाइन कराऊंगा तो क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा आप, इस तरीके से ज्वाइन होगा दोनों। तो स्टूडेंट्स ये 1 2 3, ये 3 के सामने थोड़ा सा इधर खसक गया ये, मतलब ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा इधर आना चाहिए था। मैंने आपसे बोला था कि थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन ये यहाँ पर आ रहा है। तो जहाँ पर भी दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे हमको सॉल्यूशन मिलता है। हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पे कॉमन पॉइंट मिलता है। वो कॉमन पॉइंट क्या होता है, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होता है। कॉमन सॉल्यूशन मतलब हमारा आंसर होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ से 3 है और यहाँ से 7 है, तो ये जो पॉइंट हमको मिला ये मिला आपको 3,7, मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7। तो स्टूडेंट्स x आपने किसको माना था, तो x आपने माना था नंबर ऑफ बॉयज़ को, और y आपने किसको माना था, y आपने माना था नंबर ऑफ गर्ल्स को। और वहाँ पे ये माना था आपने कि नंबर ऑफ बॉयज़ x है और नंबर ऑफ गर्ल्स y है, और ये भी पता था वहाँ पे कि जो गर्ल्स का नंबर है वो बॉयज़ के नंबर से 4 मोर है, गर्ल्स का नंबर बॉयज़ के नंबर से 4 मोर है। तो यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा कि ये नंबर ऑफ बॉयज़ है, ये नंबर ऑफ गर्ल्स है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 मोर है, पहली बात। दूसरी बात एक और ये थी कि दोनों मिला के गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ दोनों मिला के कितने स्टूडेंट्स थे, 10 स्टूडेंट थे। तो आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स दोनों को ऐड करोगे तो आंसर 10 आ जाएगा। तो ये हमारा कॉमन सोल्यूशन है दोनों इक्वेशन का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही हमारा आंसर है। तो आप यहाँ पे आगे लिख सकते हो, हैंस बाय ग्राफ नंबर ऑफ बॉयज मतलब x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 एंड गर्ल्स y इक्वल टू 7। तो आप देख सकते हैं दोनों का सम 10 है और नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, 4 मोर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमको इसी तरीके से करना है, तो आप पहले ये नोट कर लीजिए, इसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, नोट करिए आप। जैसा स्टूडेंट अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, सेम टू सेम वैसे ही ये क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन आप एक बार रीड कर सकते हैं। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and date of 1 pen. ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि 5 पेंसिल और 7 पेन्स की जो कॉस्ट है दोनों की मिलाकर कितनी है, ₹50। वहीं 7 पेंसिल्स और 5 पेन दोनों की कॉस्ट मिलाकर कितनी है, ₹46। तो हमको ये पता करना है कि एक पेन का कॉस्ट क्या रहा होगा और एक पेंसिल का कॉस्ट क्या रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जैसे मान लीजिए आपने एक पार्ले-जी खरीदा ₹5 का, है ना, उसके एक की कॉस्ट कितनी है, ₹5। ठीक है, एक पार्ले-जी की कॉस्ट कितनी है, ₹5। और मैं बात करता हूँ ओरियो की, ओरियो ₹10 का आता है ना, तो ₹10 एक ओरियो की कॉस्ट है। ठीक है, तो अगर आप एक पार्ले-जी खरीदते हो तो ₹5 का है ना। अगर आप 4 पार्ले-जी खरीदेंगे तो कितने का होगा, तो आप क्या कर दोगे, आप नंबर ऑफ पार्ले-जी में कॉस्ट ऑफ 1 पार्ले-जी का मल्टीप्लाई कर दोगे, यही करोगे, 4 5 ज़र 20। ठीक है, अगर एक ओरियो की कॉस्ट ₹10 है और अगर आप 3 ओरियो लाए, तो मैं आपसे पूछूं टोटल कितने अमाउंट हुआ, तो आप बोल दोगे 30। मैं बोलूँगा कैसे, तो आप बोलोगे कि सर एक ओरियो की कॉस्ट का मल्टीप्लाई हमने 3 ओरियो से कर दिया तो 30 हो गया। आई बात समझ में। तो इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही करेंगे, हम एक पेंसिल की कॉस्ट को कुछ मान लेंगे और एक पेन की कॉस्ट को कुछ मान लेंगे।
जैसे हमने एक पेंसिल की कॉस्ट को x मान लिया है ना, तो हमारा अगर एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x हो जाएगी 5 पेंसिल की कॉस्ट। ठीक है, एक पेन की कॉस्ट y अगर मैंने मान लिया तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7y। तो अगर पेंसिल और पेन दोनों की कॉस्ट को मैं ऐड कर दूंगा, मतलब मैं 5 पेंसिल और 7 पेन दोनों की कॉस्ट जो है को ऐड कर दूंगा, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा हमारा 50। ठीक है, वैसे ही हम क्या करेंगे, 7 पेंसिल मतलब 7x, 5 पेन मतलब 5y। ठीक है, दोनों की कॉस्ट मतलब 7x प्लस 5y दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 46। इस तरीके से हमको दो इक्वेशन मिलेगी स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखिएगा आप क्वेश्चन को। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x रुपीस एंड 1 पेन इज y रुपीस। मैंने सिंगल कॉस्ट बता दी आपको। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, एक की x है तो 5 की कितनी हो जाएगी, 5x। ठीक है, एक पेन की y है तो 7 पेन की कितनी हो जाएगी, 7y। तो अगर मैं 5 पेंसिल की कॉस्ट और 7 पेन की कॉस्ट दोनों का ऐड करूंगा, मतलब दोनों को ऐड करूंगा, तो टोटल अमाउंट हमारा बनता है 50 रुपीस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। इसको आप चाहो तो फर्स्ट नाम दे दो। ठीक है, सेम टू सेम अगेन मैं बात करूं सेकेंड कंडीशन की। सेकेंड कंडीशन क्या है, 7 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 7 पेंसिल की कितनी हो जाएगी, 7x। एक पेन की y है तो 5 पेन की कितनी हो जाएगी, 5y। तो दोनों की कॉस्ट का अगर मैं सम करूंगा तो आंसर आ रहा है हमारा 46। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब थोड़ी ये जो इक्वेशन है यहाँ पे ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों, क्योंकि x और y के साथ में कोफिशिएंट है। लास्ट जो हमने क्वेश्चन करा था उनमें कोफिशिएंट नहीं थे तो हमको दिक्कत नहीं हुई थी। तो यहाँ पे हमको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा इनको। तो मैं मॉडिफाई कर देता हूँ इक्वेशंस को। उसके बाद x की कुछ वैल्यू रखूँगा तो y की कुछ आएगी, y की रखूँगा तो x की कुछ आएगी। इस तरीके से चलेगा मामला। तो मैं पहले 1 से बात करता हूँ, फ्रॉम 1। स्पेस कम होने की वजह से मैं यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ बोर्ड को। फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1 हम ले रहे हैं। मैंने आपसे क्या बोला कि हमको y की वैल्यू निकालनी होती है, y को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना होता है। तो देखिएगा आप, ये फ्रॉम 1 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। 7y को इधर रहने दीजिए और 5x को उधर ले जाइए। तो 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x। ओके स्टूडेंट्स, आपको वैल्यू कौन सा चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए y की। तो 7 कहाँ चला जाएगा अपॉन में, तो y इक्वल टू आ जाएगा 50 माइनस 5x अपॉन में 7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी जो इक्वेशन बनी इसको हमने नया कुछ नाम दिया। इसका नाम मैंने रख दिया स्टार इक्वेशन। क्या नाम रख दिया मैंने इसका, स्टार इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन निकालूंगा। मैं x की कुछ वैल्यू पुट करूँगा, y की कुछ वैल्यू मिलेगी हमको। मैं x की कुछ वैल्यू पुट करूँगा तो y की कुछ वैल्यू मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको पहले जैसे ही करूँ जो पहले मैंने करा था, x की वैल्यू 0 पुट करके y की कुछ वैल्यू निकाली थी, तो आंसर थोड़ा सा हमारा कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूंगा तो ये एरिया तो मतलब ये चीज़ तो हमारी हो गई 0, तो बचा क्या 50/7, तो फ्रैक्शनल आंसर आ जाएगा हमारा। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास और भी तरीके हैं, पर मैं चाहता हूँ कि आप वही करें। आने दीजिए, फ्रैक्शनल आए तो आने दीजिए, हम पॉइंट में आंसर निकाल लेंगे। तो देखिएगा आप, x इक्वल टू 0 इन स्टार इक्वेशन। ध्यान से देखिएगा, मैं स्टार इक्वेशन को 0 करने वाला हूँ, मतलब x इक्वल टू 0 करने वाला हूँ। तो क्या मिलेगा देखिएगा, y इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू 0 अपॉन में 7। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 50 माइनस 0 अपॉन 7, मतलब y इक्वल टू 50/7। और आपको पता है 7 के टेबल से अगर आप कैंसिल आउट करोगे इसको, तो 7 1 जार 7, 7 7 जार 49, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 7 1 जार 7 कर देंगे हम। तो ये y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास
7.1। ये पॉइंट में आंसर आ रहा है, हालांकि आगे तक जाएगा लेकिन मैंने अप्रोक्स ले ली वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये तो एक वैल्यू निकल गई आपकी, मतलब x की वैल्यू आपने क्या पुट करी स्टूडेंट्स, ये L1 है ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ अब। तो ये जो है स्टार जो बनी वो बनी तो इसी से ही है, तो मैं इसके आगे ही लिख रहा हूँ x y। x की वैल्यू आपने 0 पुट करी, y की वैल्यू मिली आपको 7.1। अब y की वैल्यू को मैं 0 पुट करने वाला हूँ। अब मैं किसको पुट करने वाला हूँ 0, y की वैल्यू को। तो y इक्वल टू 0 इन स्टार इक्वेशन। देखिएगा ध्यान से, ये रहा आपका y। ठीक है, तो मैं इसको 0 पुट करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा आप। तो यहाँ पे मैंने पुट करा 0, तो 50 माइनस 5x अपॉन 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो वो बन जाएगा 0, इक्वल टू में क्या बचेगा 50 माइनस 5x। 5x को इधर भेज दीजिए आप, प्लस का हो जाएगा ये, तो 5x इक्वल टू 50। x की वैल्यू निकालनी है, 5 को अपॉन में भेजना पड़ेगा, तो x इक्वल टू 50 अपॉन 5, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 10। तो यहां पर आपने y की वैल्यू को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 10। तो ये 2 पॉइंट तो मिल गए हमको। ठीक है, यही काम हम किसके लिए भी करेंगे, तो बोलना यही काम हम डबल स्टार इक्वेशन बनाएंगे उसके लिए भी करेंगे। डबल स्टार मतलब क्या, तो जो इक्वेशन नंबर 2 से हमको इक्वेशन मिलेगी मॉडिफाई होके, उसको हम डबल स्टार बोलेंगे। तो अब फ्रॉम 2 बात करते हैं हम। फ्रॉम 2, ये री 2 आपके सामने क्या है, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है, x वाली पोर्शन को हम वहां ले जाएंगे तो यहां बचेगा 5y इक्वल टू 46 माइनस 7x। वैल्यू चाहिए y की, 5 को ले जाएंगे अपॉन में, तो हो जाएगा 46 माइनस 7x अपॉन 5। इसको हम नाम देंगे स्टूडेंट्स डबल स्टार इक्वेशन। पहली वाली को स्टार दिया था, इसको हम नाम देंगे डबल स्टार। हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, हमारी चॉइस है। ठीक है, तो x की वैल्यू को मैं 0 पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, x इक्वल टू 0 इन स्टार इक्वेशन। तो जब जैसे आप 0 पुट करोगे तो y इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 0 में डायरेक्ट 0 कर देता हूँ इसको, अगर आप चाहो तो, या फिर आप चाहो तो मैं इसको लिख देता हूँ 7 इंटू 0 अपॉन 5। तो ये पोर्शन तो 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 46 बाय 5। आप कैंसिल आउट करोगे तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, 2 टाइम जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9.2। ओके, तो यहाँ भी आपके पास एक ही सॉल्यूशन आया आई थिंक, एक नहीं दोनों आ गए, नहीं एक ही आया, सॉरी। अब हमको एक और सॉल्यूशन निकालना है इसका, है ना, एक सॉल्यूशन वो निकालना है, जो निकाला है पहले वो लिख देते हैं हम। x की वैल्यू को आपने पुट करा 0, तो y की वैल्यू आ गई 9.2। अब मैं y की वैल्यू को 0 पुट करने वाला हूँ स्टूडेंट, तो आप प्लीज़ ये नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम बात करेंगे उसकी। आप पहले ये नोट कर लीजिएगा, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, जल्दी कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपकी डबल स्टार इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने x की वैल्यू तो 0 पुट करके देख ली थी पहले, अब हम y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो y इक्वल टू 0 आपको यहाँ से नोट करना है ना, इसके बाद से नोट करना है, y इक्वल टू 0 इन डबल स्टार इक्वेशन। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 0 हो गया 46 माइनस 7x अपॉन 5। इस 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 बन जाएगा, तो हो जाएगा 46 0 इक्वल टू 46 माइनस 7x। ठीक है, 7x को इधर भेज दीजिए, प्लस का हो जाएगा 7x इक्वल टू 46, 7x इक्वल टू 46, 7 जाएगा अपॉन में, तो x इक्वल टू हो जाएगा 46 बाय 7। कैंसल आउट करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 6 जार 42, 4 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 40 बन जाएगा, 5 टाइम 35 आएगा, तो ये हो जाएगा 6.5। तो y की वैल्यू को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 6.5। तो अब हमारे पास सफिशिएंट पॉइंट आ गए हैं ग्राफ बनाने के लिए।
तो ग्राफ बनाऊंगा मैं, मुझे ये रफ करना पड़ेगा उसके लिए स्टूडेंट्स, क्योंकि 10 तक मुझे ले जाना है चीज़ों को, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आ पाएगा वो। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिएगा यहाँ तक, इसके बाद में ग्राफ बनाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा, आपने वहाँ तक तो नोट कर लिया था, उसके बाद आपको यहाँ से नोट करना है, इस वाली लाइन से आपको नोट करना है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए यहाँ तक, उसके बाद में ग्राफ बनाने वाला हूँ, जल्दी से नोट कीजिए आप। तो स्टूडेंट्स अब हम बनाएंगे ग्राफ। नेगेटिव वैल्यू हमारे पास है नहीं, इसलिए मैंने नेगेटिव में ज़्यादा वैल्यू पुट करी नहीं है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, आपको फर्स्ट वाली लाइन के लिए काम करना है। x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू आएगी 7.1। तो x 0 तो यहाँ पर होता है और y 7.1, तो 7 ईयरा और 8 ईयरा, तो इन दोनों के बीच में 7.5 यहाँ पे कहीं होगा, तो 7.1 यहाँ मान लेते हैं हम। तो 7.1 कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। तो इस पॉइंट पे बात करते हैं हम। ये जो पॉइंट है ये है 0,7.1 वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकेंड, जब आप x की वैल्यू को मतलब y की वैल्यू को 0 पुट करते हो तो x की वैल्यू 10 मिलती है, मतलब 10,0 हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट है। तो x की वैल्यू 10 है हमारे पास और y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 10 यहाँ पर होती है और y की वैल्यू 0, मतलब कहीं नहीं जाना, तो यहीं पर रुक जाना है। तो ये है 10,0, ठीक है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं दोनों को ज्वाइन कराऊंगा, तो देखिएगा आप ध्यान से क्या बनने वाला हमारे पास। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, लाइन थोड़ी टेढ़ी बनी है, मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ उसको। इस तरीके से बनेगी स्टूडेंट्स। मैं आपसे अभी भी बोल रहा हूँ, ये मैं मार्कर से बना रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा चिकना होता है इसलिए फिसल रहा है। आप ग्राफ पेपर बनाइएगा, एक्यूरेट बनेगी, स्केल रख के बनाइएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद बात करते हैं हम सेकेंड वाले के बारे में। x की वैल्यू आपको 0 पुट करनी, तो y मिलेगा 9.2। तो x की वैल्यू 0 यहाँ पर होती है और 9.2 यहाँ पे कहीं पे होगा, इस जगह यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। ये होगा 9.2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 9.2। y की वैल्यू मतलब x की वैल्यू 6.5, 6.5 मतलब क्या, 6 और 7 के एकदम मिडिल में, यहाँ पे 6.5। x की वैल्यू 6.5 पे y 0 है, तो मतलब यहाँ पे 6.5 पे y कितना है, 0 है। आपको लग रहा होगा मैंने बहुत टफ वैल्यू दे दी आपको, तो सिर्फ ये इस क्वेश्चन में हुआ है, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट। इससे होता ये है कि ग्राफ हमारा अच्छा बनता है, एक्सिस पे हमको पॉइंट मिलते हैं, हम आसानी से लाइन खींच सकते हैं, आसानी से लाइन ड्रॉ करके ग्राफ बना सकते हैं। तो सेकंड जो है वो है x की वैल्यू 0 पे y 9.2 आपको दिख ही रहा है और 6.5 है ना ये, तो ये कहीं ना कहीं ये बनेगा, ये जाएगा यहीं से। ये मैंने क्या थोड़ा छोटे छोटे लिए स्टूडेंट्स, ये थोड़े बड़े बड़े ले लिए, तो आप देखिएगा ये वापस वहीं जाएगा क्योंकि ज़्यादा कुछ चेंजेस आना नहीं है इसमें। तो ये कहीं ना कहीं ये 3 है और ये 5 पे जाएगा, मतलब ये कहने का मतलब ये कि इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट आप जो मानना वो क्या मानना 3,5। आप एक बार ग्राफ पे बना के देखिएगा, अच्छे से बनेगा, बहुत कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 3 और 5 बनेगा, मतलब कॉस्ट ऑफ पेंसिल जो है वो हमारी कितनी आएगी, 3 रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ पेन जो है हमारे वो कितनी आएगी, 5 रुपीज़। तो एक कॉस्ट की पेन अगर 3 रुपीज़ है तो यहाँ पे 15 रुपीज़ कॉस्ट हो जाएगी, और एक पेन की कॉस्ट हमारे पास अगर 5 रुपीज़ है तो ये हो जाएगी 35, दोनों मिला के कितनी हो जाएगी 50। यहाँ की अगर बात करूँ मैं तो 7 × 3 कितना हो जाएगा 21 प्लस 5 × 5 ये हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 46। हाँ 3,5 हमारा आंसर है। तो आप लिख देना हैंस द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, 1 पेंसिल है ना, 1 पेंसिल जिसको आपने x माना था वो कितनी है 3 रुपीज़, एंड पेन 1 पेन y = 5 रुपीज़। स्टूडेंट अगर आपको भरोसा नहीं है, मुझे लग रहा है आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ पूरे भरोसे के साथ आपको भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कुछ भी x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं यहाँ पर और y की कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आपको ग्राफ को बहुत अच्छे से बनाना है तो अगर आप ग्राफ को अच्छे से बनाना चाहते हैं तो x स्टार्टिंग में x की वैल्यू 0 पुट करिएगा इस तरीके से, तो y की कुछ मिलेगी, और y की वैल्यू 0 पुट करेगा तो x की कुछ मिलेगी। इससे होगा ये कि आपको पॉइंट जो है वो कहाँ मिलते हैं, एक्सिस पे मिलते हैं, और स्केल रखकर लाइन खींचना आसान होता है, इसलिए मैं इसका यूज़ करता हूँ। वो तो इस क्वेश्चन में थोड़ा मामला गड़बड़ा है, सब में नहीं होता ऐसा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आप
कर सकते हैं। आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। आप एक बार ग्राफ अच्छे से बना के देखिएगा, बन जाएगा, कोई लोड वाली बात नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये जल्दी से नोट कर लीजिए आप, इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, जिसमें हमको जो गिवन है पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है। ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1/A2, B1/B2, C1/C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। मैंने क्वेश्चन को ठीक से रीड नहीं किया है, मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन का मतलब क्या है। कि आपको कोफिशिएंट जो होते हैं, जो हमारे पास इक्वेशंस होती है उसके जो कोफिशिएंट होते हैं, मैंने आपको समझाया है इंट्रोडक्शन में, तो उनका रेशो जो है उनको कंपेयर करके हमको पता करना है कि लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, वो पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि लाइन इंटरसेक्ट कब करती है, जब भी आप A1/A2 निकालते हो और B1/B2 निकालते हो, जब दोनों आपस में इक्वल नहीं होते तब वो लाइन इंटरसेक्ट करती है। जब भी आप A1/A2 निकालते हो, B1/B2 निकालते हो और ये दोनों तो आपस में इक्वल है, लेकिन जब आप C1/C2 निकालते हो तो ये आपस में इक्वल नहीं होते, तो इस केस को हम बोलते हैं पैरेलल वाला केस। और एक और केस होता है जिसको हमने बोला था कोइंसिडेंट, वो क्या होता है, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 अगर आ जाए तो हम बोल देते हैं ये कोइंसिडेंट वाला केस है। ठीक है, कोइंसिडेंट वाला केस मतलब क्या, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलते हैं यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। मैंने बताया था बहुत अच्छे से, अगर आप इंट्रोडक्शन में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, एक कॉमन पॉइंट मिलता है, जो अभी हमने किया था आपके सामने। तो वो वाला केस ये होता है। ये पैरेलल वाला केस है। पैरेलल वाला केस मतलब क्या, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। और ये वाला जो केस है, ये कौन सा केस है, ये कोइंसिडेंट वाला केस है। यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलते हैं। तो आपको दो जगह सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। यहाँ पर लाइन इंटरसेक्टिंग है, यहाँ पे लाइन कोइंसिडेंट है। तो जहाँ पे सॉल्यूशन मिलते हैं उनको हम कोइंसिडेंट भी बोलते हैं, आपको पता होगा। उनको हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट, सॉरी कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कंसिस्टेंट। और जहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिलता हमको, इस केस में सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी करेंगे हम, तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको यही बता दिया। तो ये मैं आपको बता चुका था। हम इस क्वेश्चन को करते हैं, आपको समझ में आएगा। आपकी जो जनरल इक्वेशन होती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ax + by + c, मतलब a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। यही सब निकालते हैं कंपेयर करके। तो अगर आप कंपेयर करोगे इसको इससे, अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो a1 की वैल्यू आपको 5 मिल रही है, a2 की वैल्यू आपको 7 मिल रही है सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है, b1 की वैल्यू ये रही, b2 की वैल्यू ये रही, c1 की वैल्यू ये रही, c2 की वैल्यू ये रही। तो आप इसको इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिएगा मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ सॉल्यूशन में, देखना ध्यान से, मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ हियर। आप चाहो तो वैल्यू लिख सकते हो। चलो वैल्यू लिख देते हैं हम। a1 की वैल्यू कितनी है, a1, b1 और c1, इन सब की वैल्यू लिख देता हूँ मैं। a1 है हमारे पास 5, b1 है हमारे पास -4 और c1 है हमारे पास 8। आपको दिख रही होगा। ठीक है, a2 की बात अगर मैं करूँ तो a2 हमारे पास 7, b2 हमारे पास 6 और c2 है हमारे पास -9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखो मैं a1/A2 करने वाला हूँ। तो ये करा मैंने a1/A2। a1 है हमारे पास 5, a2 हमारे पास 7, तो a1/A2 आ गया 5/7। ठीक है, एंड b1/B2 के बारे में बात कर लेते हैं। तो b1/B2, b1 की वैल्यू हमारे पास -4 और b2 की वैल्यू हमारे पास 6। कैंसिल करेंगे तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3, मतलब हमारा b1/B2 जो है वो आ रहा -2/3। अब आपको अच्छे तरीके से आप देख सकते हो कि a1/A2 की वैल्यू पॉजिटिव है और जबकि b1/B2 की वैल्यू नेगेटिव है। तो जब a1/A2 और b1/B2 ही आपस में इक्वल नहीं है तो हम c1/C2 के बारे में बात ही नहीं करते। मतलब यहाँ पे लिख देंगे हम, सिंस a1/A2 इज नॉट इक्वल टू b1/B2। तो आपको मैंने बताया है कि जब a1/A2 b1/B2 के इक्वल ना हो तो इस केस को हम इंटरसेक्टिंग वाला केस बोलते हैं। कौन सा केस बोलते हैं स्टूडेंट, इंटरसेक्टिंग वाला केस। देयरफॉर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, और जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसका वो एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो यहाँ पर क्या है, लाइन आर इंटरसेक्टिंग है ना, या फिर बोल सकते हो आपके लाइंस इंटरसेक्ट
8 पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर होगा। आपको समझ में आ गया होगा ये। इसी तरीके से हम सेकंड वाले क्वेश्चन को भी करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सेकंड वाला केस स्टूडेंट देखिए, आप यहाँ पे आप A1 A2 इन सब की वैल्यू निकालिए। तो A1 की वैल्यू हमारे पास 9, B1 की वैल्यू हमारे पास 3, C1 की वैल्यू हमारे पास 12, A2 की वैल्यू हमारे पास 18, B2 की वैल्यू हमारे पास 6 और C2 की वैल्यू हमारे पास 24। तो पहले हम निकालेंगे A1 अपॉन A2। A1 अपॉन A2 जो है वो है 9/18 और 9/18 को जब कैंसिल आउट करोगे तो आंसर आएगा आपका 1/2। ठीक है, B1 अपॉन B2 के बारे में बात करते हैं। B1 है हमारे पास 3, B2 हमारे पास 6। इसको भी जब आप कैंसिल आउट करोगे तो आंसर आपका आएगा 1/2। जब A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल आ जाए तो फिर हम C1 अपॉन C2 पर डिपेंड हो जाते हैं, उसको भी निकालना पड़ता है हमको। तो C1 जो है हमारे पास 12 और C2 है हमारे पास 24, और जब आप इसको भी कैंसिल आउट करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 1/2। तो आपने क्या देखा, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तीनों की वैल्यू सेम आ गई। तो आप क्या लिखोगे, सिंस A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये वाला केस किसका है, ये कोइंसिडेंट लाइन का है। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट कर रही है लाइन आपकी, मतलब एक के ऊपर एक लाइन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका सॉल्यूशन ये हो गया। ठीक, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थर्ड वाला, वो आपके सामने मैंने लिख दिया है। सबसे पहले आप देखिएगा A1 B1, A1 क्या है पहले, तो A1 6 है, B1 क्या है -3 है और C1 क्या है 10 है। ठीक है, A2 कितना है स्टूडेंट्स, A2 है हमारे पास 2, B2 जो है हमारे पास वो यहाँ पे इसका कि कोई नंबर नहीं है, मतलब विथ साइन क्या आ जाएगा -1, C2 हमारे पास है 9। तो अब आप इसको कंपेयर करने के लिए पहले रेशो निकालिए। A1 अपॉन A2 जो है वो हो जाएगा 6/2, मतलब आंसर आ जाएगा आपका 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन बात करेंगे B1 अपॉन B2 के बारे में। तो हमारे पास जो B1 है और B2 है उसको हम लिख देंगे यहाँ पे -3 -1, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे भी आपका आंसर आ जाएगा 3। जब A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 आ जाए इक्वल तो हम C1 अपॉन C2 पे डिपेंड हो जाते हैं। तो C1 है हमारे पास 10 और C2 है 9, तो 10 अपॉन 9 जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.333, ऐसा कुछ चलता जाएगा। नहीं सॉरी, 3.33 नहीं आएगा, 1 पॉइंट में कुछ आएगा, तो वो इसके इक्वल नहीं होने वाला है। तो आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं, सिंस A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है इनके। तो आंसर जो होगा हमारा वो पैरेलल लाइन वाला होगा। तो क्या लिखोगे आप, लाइंस आर पैरेलल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपके पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब इसके बाद के जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम चाहेंगे कि वीडियो छोटा रहे और अच्छा रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वैसे तो ये वीडियो बहुत दिनों के बाद आया है, मैं बिजी हो गया था किसी काम के अंदर, तो वहाँ से फ्री हुआ हूँ, जैसे मैं फ्री हुआ मैंने वीडियो बना दिया आपके लिए। वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि जैसे आप बेल आइकन दबाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा हमारा नए वीडियो का। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।